हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमत स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारी जो यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली इंग्लिश की लास्ट यूनिट। इससे पहले हमने पूरा पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आप इंग्लिश को जो जितने भी वीडियोज हैं उन सबको आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम में उनका यूज ले सकते हैं। उन्हीं में से लगभग आपके सारे जो क्वेश्चन है वो वहां पर मिल जाएंगे। हमने डिटेल में सारी चीजों को वहां पर डिस्कस किया है। देखिए, आज की हमारी जो यूनिट है वो है हमारी यूनिट पांचवी, जो कि है पार्ट बी की पांचवी यूनिट, जिसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सीसीई। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में से क्वेश्चन आपके जितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा वीडियो है जो कि हर सब्जेक्ट में काम आता है और हर किसी में ये आपका टॉपिक 100% है। वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो हिंदी में इसका मतलब है। देखिए, आज की हमारी यूनिट हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सीसीई, कि सीसी से हम आपका क्या तात्पर्य। डिस्क्राइब ऑल द टूल्स ऑफ सीसी इन ब्रीफली। और आपको जो है शॉर्ट में या ब्रीफ में जो है सीसी के कौन कौन से टूल्स हैं, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को करने के लिए क्या क्या यूज में लिया जाता है स्कूली तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, उसको आपको जो है संक्षिप्त में उसकी व्याख्या देनी है। देखिए, इसका आंसर होगा सबसे पहला मीनिंग ऑफ सीसी। जैसे फुल फॉर्म क्या है सीसी की, वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसमें कंटिन्यूअस से क्या क्या तात्पर्य है हमारा। कंटिन्यूअस यानी रेफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि बच्चे जो है उनका रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट यानी क्या होता है दोस्तों, अवलोकन। तो बच्चों का क्या किया जाएगा, रेगुलर तौर पर उनका अवलोकन अवलोकन किया जाएगा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लिया जाएगा, उनसे उनसे रचनात्मक फीडबैक लिया जाएगा कि बच्चों कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आपको जो है लर्निंग में समस्या आ रही है। विच हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न बेटर। इसका फायदा क्या होता है कि बच्चे जो ज्यादा सही से सीख पाते हैं, उन्हें खुद को भी ये समझ आ पाता है कि हमें इस टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम है, और टीचर को भी समझ आ पाता है, तो वो क्या कर पाता है, रेमेडियल टीचिंग कर पाता है। देखिए, अगला जो है हमारा पॉइंट वो है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, अर्थात implies that all the aspects of a child's personality have to be observed, जैसे कि cognitive, affective and psychomotor। इसका अर्थ क्या है कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी जो है उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सबका ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे कि बच्चे के कौन कौन से एस्पेक्ट हो गए, जैसे कि उसका हो गया कोग्निटिव एस्पेक्ट। कोग्निटिव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष। अफेक्टिवनेस, जो सीख पा रहा है वो, उसकी जो माइंड है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी हो पा रही है, उसके साथ में उसका साइकोमोटर। साइकोमोटर अर्थात उसका मनोप्रेरणात्मक विकास भी किस लेवल तक हो पा रहा है। इन सारे एस्पेक्ट को हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के जरिए जांच कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरियस टूल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन अ होलिस्टिक वे। होलिस्टिक वे का अर्थ हो गया संपूर्ण रूप से। तो बहुत प्रकार के जो टूल है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंतर्गत यूज लिए जाते हैं, ताकि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को हम देख पाए, जज कर पाए। अगला हमारा जो है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया मूल्यांकन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द चाइल्ड। अर्थात हमें जो डिजायर्ड चेंजेस चाहिए थे, मतलब अपेक्षाकृत जो परिवर्तन हमें चाहिए थे। अधिगम क्या है दोस्तों, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही तो क्या है आपका अधिगम है, लर्निंग है। तो हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारे जो डिजायर्ड चेंजेस है वो किस हद तक हो पाए हैं बच्चे में, कहाँ तक वो हो पाए हैं। इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग ग्रोथ और प्रोसेस सो एज द यूज दैट इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग। इसके लिए हमें क्या होता है, हमें कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं बच्चे की ग्रोथ या प्रोग्रेस से रिलेटेड। अब देखिए, बच्चा जब आता है वहां से लेकर के वो सीखता है, आगे बढ़ता है, तब उसकी ग्रोथ होती है, बच्चे के अंतर्गत चेंजेस होते हैं, उन सबको हमें रिकॉर्ड रखना होता है, उनका डेटा रखना होता है, जो हमें हेल्प करता है बच्चे का एक संपूर्ण एवोल्यूशन करने में और डिसीजन मेकिंग में, कि बच्चे का अब आगे कौन सी चीज पढ़ाई जानी चाहिए, कहाँ इसके कमी रह गई है। अब देखिए, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की विशेषताएं क्या क्या है। इट इज बेसिकली फॉर्मेटिव इन नेचर। सबसे पहली विशेषता है कि ये फॉर्मेटिव होता है नेचर में। फॉर्मेटिव का अर्थ होता है रचनात्मक। देखिए, एवोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, समेटिव यानी योगात्मक। तो बेसिकली जो सीसी होता है वो कैसा होता है, फॉर्मेटिव होता है नेचर में, प्रकृति में, एंड इज स्कूल बेस्ड और स्कूल पर आधारित होता है। इट इज टू बी कैरिड आउट बाय द टीचर टीचिंग अ पर्टिकुलर क्लास।
और जो टीचर किसी पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहा होता है उसी के साथ साथ में वो सीसी कर रहा होता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन साथ में चलता रहता है, बच्चों को पता भी नहीं होता है। द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज मेनली इंप्रूवमेंट ऑफ इन लर्निंग। इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है कि बच्चे की जो अधिगम प्रक्रिया है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सके, उसको ज्यादा अच्छे से चीजें समझाई जा सके। फॉर दिस लर्निंग गैप्स एंड वीकनेस आर डायग्नोस्ड सो दैट रेमेडियल मेजर्स कैन बी प्रोवाइडेड। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो लर्निंग गैप्स रह गए हैं और उसके अंदर कहाँ कहाँ वो सब्जेक्ट में वीक रह गया, कहाँ कहाँ उसमें कमियां रह गई है, उसका डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस का अर्थ हो गया निदान। तो आपने जब पढ़ा ही होगा कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, तो सबसे पहले किया जाता है डायग्नोस अर्थात निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में किया जाती है रेमेडियल टीचिंग अर्थात निदान का अर्थ होता है पता लगाना। तो हम पता लगा लेंगे कि बच्चे में कहाँ कहाँ वीकनेस है, उसके बाद में दी जाती है उसको रेमेडी अर्थात उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, अर्थात उन कमियों को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, इट इज इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम। There is no need of making lengthy arrangements required for a forward examination like printing of question paper, sitting arrangements, etc. So ये क्या होता है, अनौपचारिक तरीके से भी किया जा सकता है क्लास में, बच्चे को पता भी नहीं होता और उसका जो है सीसी होता रहता है। ये क्या करता है, इसके अंतर्गत आपको कोई भी लेंदी अरेंजमेंट नहीं करना है कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है, इन सब की जरूरत नहीं है। ये इनफॉर्मली तौर पर टीचर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कर सकता है आपका सीसी पूरा कंप्लीट। अगला हमारा पॉइंट है, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन नीड टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। दीज इंक्लूड नॉट ओनली रिटन टेस्ट बट ओरल टेस्ट, असाइनमेंट प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, पीयर एवोल्यूशन, सेल्फ अपेरेजल, etc. सो देखिए एवोल्यूशन करने के लिए जो है मल्टीपल टेक्निक्स का, अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी हो गई, जैसे कि सबसे पहला हो गया इसमें रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी अपन बच्चों का ले सकते हैं, ओरल टेस्ट मौखिक टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों को करने के लिए कोई भी असाइनमेंट हम दे सकते हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट। उसके अलावा बच्चों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके अलावा पीयर एवोल्यूशन कर सकते हैं, पीयर बोले जाते हैं समकक्ष बच्चों के ग्रुप्स को। उसके अलावा सेल्फ अपेरेजल, बच्चा खुद से भी खुद का एवोल्यूशन कर सकता है। इट इज बिल्ट इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज ए पार्ट ऑफ डेली रूटीन फॉर अ टीचर। ये जो पूरा टीचिंग प्रोग्राम होता है पूरे साल का, उसका एक हिस्सा होता है आपका सीसी, और जो टीचर होता है उसके डेली रूटीन का भी एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो टीचर है वो डेली बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगा पाता है कि आज कहाँ कौन सी कमी रह गई। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अंडर सीसी, कि सीसी के अंतर्गत जो मूल्यांकन है उसकी क्या प्रक्रिया है। सो देखिए, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्यों का फॉर्मेशन करता है, उनका निर्माण करता है। ओके, स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन और चेंजेस, और ये क्या करता है, जो शिक्षा के उद्देश्य है उनको कैसे डिफाइन करता है, उनको डिफाइन करता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और चेंजेस, कि बच्चे में के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उन सबको दर्शाता है, और उनके माध्यम से कौन कौन से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो पा रहे हैं ये भी बताता है। अगला हमारा है, प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, अर्थात उनके जो पढ़ा रहा है टीचर उसमें कहाँ कहाँ उसे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है ताकि शिक्षा के जो एम है या उद्देश्य है वो कंप्लीट हो पाए। अगला है कि डिवाइजिंग टूल्स ऑफ एवोल्यूशन इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो एवोल्यूशन के जो भी टूल्स है, जो भी इसके चरण है या प्रक्रियाएं हैं, उनको हम बांट सकते हैं, किसके आधार पर बांट सकते हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य है उनके आधार पर और बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस के आधार पर। अराइविंग एट रिजल्ट्स अप्लाइंग टू टूल्स, और जो एवोल्यूशन के टूल है उनको हम अप्लाई करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि बच्चे में हमें ये चेंज चाहिए तो हमें ये चीज करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हम डायग्नोसिस करेंगे अर्थात निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि बच्चे को यहाँ इस चीज में समस्या आ रही है। अगला है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग का अर्थ होता है व्याख्या करना, हम उस बच्चे को जो रिजल्ट मिले एवोल्यूशन से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सजेस्टिंग चेंजेस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये क्या करता है, टीचर को सजेस्ट करता है कि आपको अपने पढ़ाने में कहाँ कहाँ चेंज करने हैं ताकि बच्चों को बेटर वे से समझ में आ सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द लर्नर्स एरर, कि जो अधिगम करता है या जो बालक है उसकी गलतियों के बारे में लिखिए। सो देखिए इसका आंसर होगा, एरर ऑब्स्ट्रक्ट द करेक्ट हैबिट फॉर्मेशन एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग हैबिट। देखिए ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है बाधा डालना, तो जो गलतियां करता है बच्चा
वो एक चीज में बाधा डालता है, वो होती है करेक्ट हैबिट फॉर्मेशन, अर्थात बच्चे में सही आदत का विकास नहीं हो पाता, बल्कि उसमें विकास हो जाता है रॉन्ग हैबिट्स का, अर्थात उसमें गलतियां करने की आदत का विकास हो जाता है। हमें चाहिए कि बच्चा गलतियां कम से कम करे, सो हमें ध्यान देना चाहिए बच्चा जब गलती करता है तो उसके ऊपर। Therefore, the teacher should find out the sources of the errors and address them appropriately. So इसलिए टीचर को चाहिए कि वो जो है उसकी जो गलतियां हैं उनको फाइंड आउट करे और उनको एड्रेस करे, अर्थात उनको जांचे परखे और अप्रोप्रिएटली तरीके से उनको चेक करे और सही करे उनको। दे शुड रीइंफोर्स द करेक्ट फॉर्म्स थ्रू रिपीटेशन एंड ड्रिल्स। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को पुनर्बलन देना चाहिए, किसके माध्यम से, बार बार जो उन्होंने गलतियां करी उनको सुधार करके, उनका रिपीटेशन और उनकी ड्रिल्स अर्थात प्रैक्टिस करवा करके। एरर्स में भी टू टाइप्स, और एरर्स जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली होती है लोकल एरर। लोकल एरर ऐसी हो गई जो कि इन द एरर्स एट द वर्ड ऑफ सेंटेंस लेवल विच डू नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए जैसे आपको वर्ड लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ये है, एक वर्ड है WORD। मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, ये ले लेते हैं एक बार सेंटेंस SENTENCE। अगर मैं मान लीजिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, लास्ट में ई की जगह पर जो है मैं ए कर देता हूँ, फिर भी सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि यहाँ पर सेंटेंस लिखने की कोशिश करी गई थी लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखा गया, लेकिन आप अर्थ समझ जाएंगे, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है एक लोकल एरर, मतलब एक बहुत छोटी सी, जिसमें वर्ड या फिर एक छोटी सी सेंटेंस लेवल की एरर होती है। दूसरे प्रकार की एरर होती है ग्लोबल एरर। It is the error at the discourse level which can seriously hamper communication। ये क्या होती है, बातचीत के लेवल पे ये एरर होती है जो क्या करती है, पूरी जो कम्युनिकेशन होती है उसी को खराब कर सकती है, उसी को हैम्पर कर सकती है। जैसे कि मान लो आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपने कह क्या दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाना, वो होती है ग्लोबल एरर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जर्वेशन, कि अवलोकन पर जो है हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कि अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। देखिए ऑब्जर्वेशन है, information can be best collected about children in natural setting. Some information is based on teachers observation about learners in the course of teaching. So देखिए information कैसे होती है, कैन बी बेस्ट कलेक्टेड अबाउट चिल्ड्रन इन नेचुरल सेटिंग, कि बच्चा जो है ना नेचुरल है, उसकी व्यवहारिक जो प्रकृति है या अपनी नेचुरलिटी में बच्चा है, तभी उसका ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो तब वो बेस्ट कलेक्शन माना जाता है ऑब्जर्वेशन का। सम इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट लर्नर्स इन द कोर्स ऑफ टीचिंग। और जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब भी वो बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे को जब पढ़ाया जाता है उस वक्त की ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होती है, कुछ बच्चा जब अपने नेचुरल वे में होता है, साथ खेल रहा कूद रहा होता है, दोस्तों से बात कर रहा होता है, उस नेचुरल सेटिंग पर बेस्ड होती है। Other information is based on planned and purposeful observation of students on activities and tasks। और बाकी की कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेस्ड होती है प्लान्ड एंड पर्पजफुल ऑब्जर्वेशन पर, अर्थात जैसे आपने एग्जाम लिया, बच्चों का टेस्ट लिए, उसके माध्यम से जो हमें पता चला उसके ऊपर बेस्ड होती है, जिनमें एक्टिविटीज हो गई और टास्क हो गए, इन सब पे बेस्ड होते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरा वो, अगला है हमारा फॉर टेस्टिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड। हमें अनौपचारिक जो अवलोकन है, अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन है, उसका प्रयोग करना चाहिए। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट यूज ऑफ लैंग्वेज व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश क्लासेज। इसका कैसे जो टीचर है वो ऑब्जर्वेशन करेगा, जब बच्चा जो है ना लैंग्वेज की जब क्लास हो रही होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसके माध्यम से वो जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। Whenever in the course work the students are required to discuss role play, simulate, express a point of view और answer question etc। जब क्या होता है, जब कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है तब बच्चे जो है ना रोल प्ले के अंतर्गत डिस्कशन करता है या रोल प्ले करता है, उस वक्त आप जो है उसकी लिसनिंग स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको चेक कर सकते हैं। जब अपना कोई भी वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता है तब आप उसको चेक कर सकते हैं। जब वो क्वेश्चन के आंसर करता है तब भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कहाँ तक किस लेवल का अधिगम हो पाया है। The teacher should monitor the activities and quietly observe each student's participation। टीचर को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए ऑल जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको, और साथ में स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर रूप से, इंडिविजुअल रूप से उनका जो पार्टिसिपेशन है, बच्चों की जो भागीदारी है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट। और इस प्रकार का अनौपचारिक जो अवलोकन है या असेसमेंट है, आकलन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा कन्वर्जेशन स्किल्स शुड बी ए रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी थ्रू आउट दिस टर्म। द टीचर शुड ऑर्गेनाइज पेयर वर्क, ग्रुप वर्क etc and set up oral activity in the class so
as to give an opportunity to the student to engage in oral activity। oral activity का अर्थ हो गया मौखिक जो भी एक्टिविटीज होती है वो। तो टीचर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मौखिक एक्टिविटीज को अरेंज करे और वहां पर कंटिन्यूअस तौर पर जो है उनका ऑब्जर्वेशन करे बच्चों का कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से ओरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन अपना दे रहा है। For evaluating oral skills, the student can be rated on a specific point using the rating scale as described above। So इसमें जो oral skills जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है बच्चों की, उसको evaluate करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो टीचर है वो उनका ऑब्जर्वेशन करेगा और उनको रेटिंग दे सकता है रेटिंग स्केल के आधार पर, जो कि डिस्क्राइब की हुई होगी ऑलरेडी जो शैक्षणिक टर्म होती है उनके अंतर्गत। इसके अलावा अपना अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज एनसीपी 2005 फ्रेमवर्क डेवलप्ड। के एनसीपी 2005 जो रूपरेखा थी वो क्यों डेवलप की गई थी। सो एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो इसको डेवलप किसने किया था, एनसीईआरटी ने इसको बनाया था। टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू व्हाट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ। किस लिए इसका मेन पर्पज क्या था कि पब्लिक अटेंशन गेन करना, अर्थात लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। किस चीज के लिए कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ, कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो है पब्लिक का इसकी ओर ध्यान खींचेंगे, पब्लिक से सजेशन लेंगे। ये एनसीएफ 2005 का मेन मोटो था। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियोज। की पोर्टफोलियोज से आपका क्या मतलब है। पोर्टफोलियोज आर कलेक्शन ऑफ पीसेज ऑफ स्टूडेंट वर्क। ये क्या होते हैं पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज आर कलेक्शन ऑफ पीसेज के किसके, अलग अलग जो स्टूडेंट ने काम किए हैं अपने पूरे शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत, एक सेशनल ईयर के अंतर्गत, उन सब का कलेक्शन होता है क्या, पोर्टफोलियो। अगला है व्हाट इज द एम ऑफ एनसीएफ 2005 की 2000 एनसीएफ 2005 का क्या एम है। सो देखिए एक एम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, कि पब्लिक अटेंशन इसका अपनी ओर खींचना था। और उसके अलावा एक जो चीज थी इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट वो थी गाइड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स, कि जो टीचर वर्तमान में स्कूल्स में वर्किंग कर रहे हैं अर्थात सेवाएं दे रहे हैं, अपनी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना एनसीएफ 2005 का एक लक्ष्य था। एंड टू मोटिवेट द टीचर्स एंड टीचिंग स्टाफ, और जो टीचर एंड टीचिंग स्टाफ था उनको मोटिवेट भी करना इसका एक लक्ष्य था। तो 3 लक्ष्य मेनली हो गए, एक तो जो टीचर्स थे उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, और साथ में एक पब्लिक का अटेंशन गेन करना। What do you mean by anecdotal records? तो देखिए anecdotal record से आपका क्या तात्पर्य है। An anecdotal record is the observed behavior of a child, कि एक बच्चे का जो अवलोकित व्यवहार है उसका रिकॉर्ड ही कहलाता है anecdotal record. It is defined as a record of some significant item of conduct, a record of an episode in their life, in the life of the students, a word picture of the student in action, a word snapshot at the moment of the incident, a narration of the events in which the students take such a part as to reveal something which may be significant about his personality। देखिए significant का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। सो देखिए ये रिकॉर्ड क्या डिफाइन करता है, किस चीज के बारे में बताता है। ये बताता है कि बच्चे ने जो कंडक्ट किया, कोई भी काम किया, उसके महत्वपूर्णता के बारे में ये बताता है। अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की लाइफ का एक एपिसोड या एक कोई भी घटना बताता है। ए वर्ड पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट इन एक्शन, और बच्चे की जो एक्शन है उसका एक वर्ड पिक्चर अर्थात उसको एक वर्ड के रूप में ये डिस्क्राइब करता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ए वर्ड स्नैपशॉट एट द मोमेंट ऑफ द स्टूडेंट इंसिडेंट, जब भी कोई घटना घटित होती है उस वक्त कैसा बच्चे का बिहेवियर था उसको बोला जाता है एक वर्ड स्नैपशॉट। तो उस प्रकार का एक वर्ड स्नैपशॉट ये प्रोवाइड करवाता है। ए नरेशन ऑफ द इवेंट्स इन विच द स्टूडेंट टेक्स सच ए पार्ट एज टू रिवील समथिंग विच मे बी सिग्निफिकेंट अबाउट हिज पर्सनैलिटी। सो ये क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है उस इवेंट की जब बच्चे ने कैसी परिस्थिति में किस प्रकार का बिहेवियर दर्शाया था जो कि उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो ये हो गया आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ में आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट स्किल्स शुड बी फोस्टरेटेड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। फोस्टर्ड का अर्थ होता है दोस्तों प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना। सो ये कहा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत हमें कौन कौन से स्किल्स जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाए। सो इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। सबसे पहला है द लर्नर शुड एक्वायर द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड शुड बी एबल टू एम्प्लॉय नॉन वर्बल क्लूज टू मेक कनेक्शंस एंड ड्रॉ इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस का अर्थ होता है दोस्तों अनुमान लगाना।
ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि बच्चा जो है ना, उसके अंतर्गत हमें एक एबिलिटी, एक योग्यता डेवलप करनी चाहिए। किस चीज की? लिसन एंड अंडरस्टैंड की, कि वो चीजों को सुन पाए और उनको समझ पाए। एंड शुड बी एबल, और उसके साथ में वो एबल हो पाए, अर्थात वो योग्य हो पाए किस चीज के? एम्प्लॉय नॉन वर्बल क्लूज टू मेक कनेक्शन एंड ड्रॉ इन्फर्स, अर्थात ऐसे क्लूज जो उसको बताए भी नहीं गए हैं, लेकिन उनके बीच में वो क्या करे? कनेक्शन बना पाए और अनुमान लगा पाए नई नई चीजों के बारे में। ये एबिलिटी भी बच्चे के अंतर्गत आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो सुनेगा, समझेगा, और उसके साथ में टीचर ने जो नहीं बताया उसके अलावा भी बाहर की जो चीजें उनके साथ में वो कनेक्शन बना पाएगा और नए नए अनुमान लगा पाएगा। अगला हमारा है द लर्नर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर। और बच्चा जो है उसको ऐसी हैबिट डालनी चाहिए कि उसको इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना के लिए वो पढ़ पाए, और सूचना प्राप्त करके उसको प्लेजर मिले, उसको सुख मिले, उसको शांति मिले, अर्थात बच्चे को मजा आए जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है उसको सुन करके। रीड क्रिटिकली एंड डेवलप द कॉन्फिडेंस टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन। और जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्रिटिकली, उसको गंभीर रूप से वो पढ़ पाए। एंड डेवलप द कॉन्फिडेंस टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन, और उसके साथ में उसके अंतर्गत इतना कॉन्फिडेंस आ पाए कि वो टीचर से सवाल जवाब कर पाए, सवाल भी पूछ पाए, और अगर टीचर कुछ पूछ रहा है तो उसके जवाब भी दे पाए। कम्युनिकेटिव जो स्किल्स है उनको इंप्रूव कर पाए, और किसी भी डिस्कशन के अंतर्गत वो क्या कर पाए? हिस्सा ले पाए। किस प्रकार से हिस्सा ले पाए? एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव मैनर, अर्थात एनालिटिकल मतलब आप समझ सकते हैं इसको तार्किक रूप से या विश्लेषणात्मक रूप से, और क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक रूप से उसके अंतर्गत वो क्या कर पाए? हिस्सा ले पाए किसी भी डिस्कशन के अंतर्गत, अर्थात तार्किक रूप से वो तर्क कर पाए, और जो क्या सही है और क्या गलत है इस चीज की उसके अंतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। The learner should be able to organize and structure thoughts both orally and in writing। और बच्चे के माइंड में जितने भी थॉट्स हैं उनको वो ओरली अर्थात मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी उनका ढांचा बना पाए, और उनको आपस में अरेंज कर पाए कि उसको क्या बोलना है और क्या लिखना है। द लर्नर शुड बी एबल टू यूज अ डिक्शनरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू मेकिंग डाउन नोट्स और टेकिंग डाउन नोट्स। तो बच्चा क्या है कि डिक्शनरी का यूज कर पाए और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, और साथ में वो क्या कर पाए? नोट्स लिख पाए, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स अपनी भाषा में वो लिख पाए। द लर्नर शुड बी एबल टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर कल्चर एंड हेरिटेज। बच्चे की जो साहित्यिक परंपरा और विरासत है उसके प्रति बच्चे के अंतर्गत सेंसिटिविटी आ पाए, गंभीरता आ पाए। ये भी हमें ध्यान रखना होता है जब जब सारी स्किल्स बच्चे के अंतर्गत डेवलप की जा रही हो तो। द लर्नर शुड बी एबल टू रिफाइन देयर लिटरेरी सेंसिबिलिटी। बच्चे की जो साहित्यिक अनुमान है, ये जो साहित्यिक चीजें हैं, उसकी जो साहित्यिक सेंसिबिलिटी है उसको वो रिफाइन कर पाए, ज्यादा और बेहतर कर पाए, ये भी बच्चे के अंतर्गत आनी चाहिए एक लैंग्वेज को पढ़ाने के बाद में, एक टीचिंग को इंग्लिश को पढ़ाने के बाद में। इसी के साथ आपकी पूरा कोर्स हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको जो है मोर देन 90% सारा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने कंटिन्यूअसली हमारी सारी क्लासेस देखी है और उसके साथ में आज की अगर ये मैराथन क्लास भी आपने देख ली है, सो आपको इसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम जो है इंग्लिश की टीचिंग के अंतर्गत नहीं आने वाली है। इसको अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे हो और आप अच्छे नंबर वहां पर लेकर के आ पाए। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आपके लाइफ में यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप उसको जो है कभी भी मिस आउट ना कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।